सभी को शुभकामना। आज आप लोगों को पूस की रात प्रेमचंद रचित कहानी को प्रश्नोत्तर अच्छे से पढ़कर करना है। पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद कहिए, कथा सम्राट प्रेमचंद कहिए, उन्होंने किया है और उसमें एक गरीब किसान के जीवन के बारे में बताया गया है कि एक गरीब किसान कैसे अपना जीवन यापन करता है, जिसका प्रथम प्रश्न है कि हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। तो आप उसमें उत्तर लिखेंगे, हल्कू कथा सम्राट प्रेमचंद रचित पूस की रात शीर्षक कहानी का पात्र है। वह एक अत्यंत निर्धन किसान है और वह सोचता है कि थोड़ा थोड़ा काट कर ही और कंबल का पैसे बचाएं, पर उसके कंबल के पैसे नहीं बचता है। उसने किसी तरह काट कर 3 रुपया जमा किए थे, किंतु जब उसके पास महाजन सहना रुपया लेने के लिए आता है तो वह न चाहते हुए उस जमा पूंजी को परिस्थिति बस दे देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सहना बिना पैसे लिए वापस नहीं जाएगा। तो फिर व्यर्थ में हुज्जत क्यों करे, और अपने पत्नी को कहता है कि वह पैसा उसको दे देना चाहिए। इसीलिए हल्कू बहुत सोचकर सहना को रुपया दे देने के लिए राज़ी हो जाता है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है। वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। उसका उत्तर है, मुन्नी कथानायक हल्कू की पत्नी है। उसकी नज़र में खेती और मजदूरी में बड़ा अंतर है। वह जानती है कि खेती किसान करता है तो खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि बिना खेत बघार का आदमी जहाँ तहाँ काम करता है वही मजदूरी है। तो मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तभी तो लगान अथवा मालगुजारी देनी पड़ती है और उसके लिए कर्ज भी लेना पड़ता है। जब से कर्ज से उबरना मुश्किल होता है, मजदूरी करने के लिए यह सब झंझट नहीं है। इसीलिए वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती है। आपका तीसरा प्रश्न है, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था। उसका उत्तर है, पूस की रात में हल्कू अपने खेत के किनारे बनी ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था और उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुरानी एक गाढ़ी चादर थी। उसके सिवाय कुछ और नहीं था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा था। दोनों ठंड से थर थर काँप रहे थे। प्रश्न संख्या 4 है, हल्कू ने जबड़ा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया। उसका उत्तर है, हल्कू और जबड़ा दोनों पूस की रात में ठंड से काँप रहे थे। उन्हें तनिक भी नींद नहीं आ रही थी। तब अंत में हल्कू पूस की ठंड काटने के लिए जबड़ा को यह आश्वासन देता है कि आज भर किसी तरह जारा बर्दाश्त कर लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूँगा, तुम उसमें घुसकर आराम से बैठना सोना, तुम्हें इतना जारा ना लगेगा। प्रश्न संख्या आपका 5 है, हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे का क्या कारण था। उसका उत्तर है, हल्कू और जबड़ा दोनों ही भीषण जारे के सामना कर रहे थे, किंतु जब हल्कू से ना रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। जबरा उसकी गोद में ऐसा निश्चिंत लेटा था मानो उसे चरम सुख मिल रहा हो। इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, अर्थात वह सारे संकटों को भूलकर असीम आनंद की अनुभूति कर रहा था। प्रश्न संख्या 6 है, हल्कू और जबड़ा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। उसका उत्तर है, मैत्री की बात बहुधा एक समान दो प्राणियों की सुनी जाती है, पर इसमें एक
जानवर है और एक इंसान की बात कही गई है। परंतु पूस की रात में हल्कू एक मनुष्य है और जबरा एक कुत्ता है जो जानवर है। उसमें मैत्री भाव प्रदर्शित की गई है। उन दोनों के बीच मित्रता का जो संबंध है वह सच्चे मित्र के समान है। उनमें परस्पर एक दूसरे के भावों और विचारों और सुख दुख को समझने की संवेदना है। अतः दोनों की मैत्री को अनोखी कहा गया है, मतलब दोनों के आपसी संबंध को, व्यवहार को, स्वभाव को अनोखी मैत्री कहा गया है। प्रश्न संख्या 7 है आपका, हल्कू कैसे जान सका कि अभी पहर भर रात बाकी है? उसका उत्तर है, हल्कू से पूस की कड़ाके की ठंड भरी रात जब कांटे नहीं कट रही थी तब उसने आकाश की तरफ झांका। वह देखता है कि सप्तर्षि 7 तारों का समूह अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। अतः वह समझ जाता है कि रात अभी पहर भर बाकी है। प्रश्न संख्या 8 है आपका, जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है? उसका उत्तर है, लाख कोशिश करने के बावजूद जब हल्कू ठंड से बचकर नहीं सो पाता है तो वह वहाँ से कोई एक गोले के टप्पे पर लगे आम के बगीचों में चला जाता है और उसने अरहर के पौधों से झाड़ू बनाई और उसी झाड़ू से बहुत सारे पत्तियाँ बटोरी। पत्तियों को बटोर कर जमा कर लेता है। जब वो बहुत सारी पत्तियाँ जमा हो जाती है तब उसमें वह आग लगाता है और उसी अलाव की आंच में तपकर अपना तन बदन गर्म करता है। इस प्रकार वह ठंड का सामना करता है। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है? निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं? उसका उत्तर है आपका, इस पाठ में एक जगह लेखक ने पवन को निर्दय कहा है। निर्दय का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जिसमें दया न हो। पूस की रात में एक ऐसी ही असहनीय जाड़ा पड़ रहा था। उसमें हवाओं का बहना तो एकदम कहर ढा रहा था। अभिप्राय यह कि हवा चलने पर ठंड और भी बढ़ जाती है। पवन द्वारा पत्तियों को कुचले जाने से मतलब यह है कि जैसे कोई समर्थ आदमी कमज़ोर को कुछ नहीं समझता, वैसे ही निष्ठुर पवन जो है पत्तियों से गुजर रहा था। प्रश्न संख्या 10 है, आग तापते हुए हल्कू कैसे क्रीड़ा करता है? अपने शब्दों में वर्णन करें। उसका उत्तर है, जब अलाव की आग के कारण सर्द पड़े हल्कू को ठंड से राहत मिलती है और उसके शरीर में थोड़ी गर्मी आती है तो उसकी विनोद वृत्ति जागृत हो जाती है। वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार फांद जाता है और ऐसा ही करने को जबरा से भी कहता है। प्रश्न संख्या 11 है आपका, हल्कू और मुन्नी के चरित्र की विशेषताएं बताएं। आपको इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन लगा? उत्तर है उसका, पूस की रात कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं। हल्कू और उसका जबड़ा कुत्ता भी है और उसकी पत्नी है, लेकिन प्रमुख पात्रों में हल्कू और उसकी पत्नी है। दोनों के चरित्र में यद्यपि बहुत कुछ समानताएं हैं तथापि उनमें भिन्नताएं भी हैं। हल्कू एक औसत भारतीय किसान की भांति हर साल परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार रहता है तथा अपना दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है, किंतु मुन्नी के चरित्र में ऐसी कोई बात नहीं है। उसके स्वभाव में अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव है। हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता। इसमें तन ढकने को वस्त्र और पेट भरने के लिए रोटी भी नसीब न हो। हल्कू की समझौतावादी भाग्यवादी विचारों के बजाय मुन्नी का विद्रोही स्वभाव एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें अधिक महत्वपूर्ण लगता है। प्रश्न संख्या 12 है, यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर है इसका, पूस की रात कहानी की कथा वस्तु से यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि इसमें एक भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हल्कू जो एक अत्यंत गरीब किसान है
खेती में जी तोड़ परिश्रम करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता। जिस किसी तरह वह जाड़े की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने हेतु कुल 3 रुपये जुगाड़ कर रखता है, किंतु वह बदनसीब किसान एक कंबल भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि वह रुपये महाजन सहना को दे देना पड़ता है। इस प्रकार मानसिक अवसाद इतना बढ़ जाता है कि उसे खेती अर्थात किसानी की अपेक्षा मजदूरी ही अच्छी लगने लगती है। कहानी के अंत में उसके कथन की रात की ठंड में यहाँ सोना न पड़ेगा, यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। प्रश्न संख्या 13 है आपका। पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है? उत्तर है उसका, पूस की रात कथा सम्राट प्रेमचंद की एक बहुचर्चित बहुप्रशंसित कहानी है। इसमें हल्कू और मुन्नी एक अतिरिक्त प्रमुख मानवेतर पात्र हैं। जबड़ा कुत्ता, वह हल्कू का अत्यंत आत्मीय है, कहना चाहिए कि वह उसके परिवार का एक अभिन्न सदस्य है। इस कहानी में वह बहुत ही महत्व रखता है। रात में खेत पर हल्कू के साथ एकमात्र उसका प्यारा संगी जबरा ही होता है। उसके माध्यम से हल्कू के चारित्रिक वैशिष्ट्यों मनोगत भावों को उभारने में लेखक को बड़ी मदद मिली है। यदि जबरा के चरित्र का कहानी में सन्निवेश न होता तो शायद हल्कू के चरित्र के कुछ पहलू अनछुए और अनुद्घाटित रह जाते, वे उस सहजता से व्यक्त न हो पाते। पुनः उन दोनों पात्रों के मध्य जो संवाद योजना है वह अत्यंत स्वाभाविक, रोचक, मर्मस्पर्शी एवं कथा वस्तु के सर्वथा अनुकूल है। इससे कृषक प्रकृति पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अतः कहा जा सकता है कि जबरा जैसे मानवेतर पात्र का नियोजन पूस की रात कहानी के कथ्य को पूर्ण करने में सहायक है। प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या करें। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। क सप्रसंग व्याख्या का क है कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। उसका उत्तर है, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भागवान प्रथम पाठ पूस की रात शीर्षक कहानी से अवतरित है। इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद है। कहानी में यह कथन हल्कू की पत्नी मुन्नी का है। व्याख्या है इसका, मुन्नी के इस कथन के माध्यम से भारतीय किसानों की दयनीय दशा का पता चलता है। हल्कू रात दिन एक करके किसी तरह जाड़े से बचाव हेतु एक कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये बचाकर रखा है, किंतु जब वह द्वार पर सहना को देखता है तो समझ जाता है कि अब इससे पिंड छुड़ाना मुश्किल है। अतः वह उसे रुपये देकर छुटकारा पाने के विचार से मुन्नी से वे रुपये मांगता है जो उसकी कुल जमा पूंजी है। मुन्नी का हृदय उपर्युक्त प्रस्ताव पर टूट टूट कर विदीर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उसके जीवन की नग्न वास्तविकता प्रकट होती है कि वह चाहे कुछ भी करे, कितनी ही कतर व्योत क्यों न कर ले, लेकिन महाजनों के कर्ज से मुक्त होना उसके लिए नामुमकिन है। लगता है कि जैसे उसका जन्म ही बाकी चुकाने के लिए हुआ हो। यदि एक बार कर्ज ले लो फिर उससे उबार नहीं। इस प्रकार सारा जीवन लगान भरने एवं कर्ज चुकाने में ही चुक जाता है, उनके लिए कुछ नहीं बचता। विशेष है इसका विवेच्य पंक्ति के द्वारा भारतीय किसान की गरीबी से भरी जिंदगी की करुण कहानी स्पष्ट होती है। दूसरा, मुन्नी के इस कथन में उसके हृदय की सारी पीड़ा व्यक्त हो जाती है। तीसरा, वाक्य सरल होते हुए भी अत्यंत मार्मिक, व्यंग्यपूर्ण एवं अर्थगर्भित है। उक्ति कहानी की भावी परिणति का संकेत करती है। ख का सप्रसंग व्याख्या है। हल्कू ने रुपये लिए इस तरह बाहर चला मानो हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसका उत्तर है, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भागवान के प्रथम पाठ पूस की रात शीर्षक कहानी से अवतरित है। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। व्याख्या है उसका, हल्कू के द्वारा महाजन सहना अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए
आया हुआ है। गरीब हल्कू के पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है। उसके घर में जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ 3 रुपये हैं, जिसे उसने बड़े यत्न से संभाल कर रखा है। उसके साथ उसकी उम्मीदें बंधी हैं, किंतु निष्ठुर सहना को हल्कू की इन मजबूरियों से भला क्या लेना देना। वह तो रुपये लेकर ही वहाँ से हटेगा। अतः इन परिस्थितियों में वाकिफ बेचारा हल्कू अपना कुल जमा धन भी उसे देने को तैयार होता है, क्योंकि वह जानता है कि इसके अतिरिक्त सहना से बचने का कोई और उपाय नहीं है। अतः वह मुन्नी से 3 रुपये लेकर शहना को देने के लिए घर से बाहर चलता है। उस समय सचमुच ऐसा लगता है कि हल्कू शहना को रुपये नहीं बल्कि कलेजा निकालकर देने जा रहा है। विशेष प्रस्तुत वाक्यों में गरीब भारतीय किसान की दयनीय दशा व्यंजित है। पंक्ति में चित्रात्मकता है। गरीब की दीनहीन दशा साकार हो उठी है। गरीब किसानों के प्रति पाठक की सहानुभूति जगाने में पंक्ति सफल है। ग का सब प्रसंग व्याख्या करना है आपको। उसमें अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। उसका उत्तर है प्रस्तुत प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित पूष की रात शीर्षक कहानी से अवतरित है। इसके लेखक सौमनधन्य कहानीकार प्रेमचंद है। कथानायक हल्कू भीषण सर्दी से बचने के लिए खेत छोड़ आम के बगीचे में जाता है। वहाँ वह रात्रि के घने अंधकार में ढेर सारी सूखी पत्तियों को बटोर लेता है, उसमें आग लगाता है। यह वाक्य वही का है। व्याख्या है उसकी। पूस की रात में चारों तरफ धूप अंधेरा छाया हुआ है, कोहरा घना छाया है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से पीड़ित और परेशान हल्कू अलाव जलाकर ताप रहा है। अलाव से निकलती आंच उस समय हल्कू के लिए अंधकार के अथाह सागर से एकमात्र सहारा नाव के समान प्रतीत हो रही है। चूँकि वह उसी के सहारे अंधकार पर विजय पा रहा है, ठंड से अपना बचाव कर रहा है। विशेष प्रस्तुत पंक्ति से हल्कू की मानसिक अवस्था का पता चलता है। कथन चमत्कारपूर्ण है। हल्कू की निस्सहायता के बीच आशा की किरण दिखलाई गई है। पंक्ति के द्वारा पूष की रात में बगीचे में अलाव तापते किसान का चित्र साकार हुआ है। घ का सप्रसंग व्याख्या करना है। तकदीर का खूबी है मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटें। इसका उत्तर है प्रसंग यह उक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित पूष की रात कहानी से अवतरित है। इसके कहानीकार मुंशी प्रेमचंद है। कम्बल के लिए जुगाड़ रखे गए 3 रुपये सहना को चुकाने के बाद पूस की ठंडी रात में केवल फटी पुरानी एक चादर के सहारे हल्कू खेत में रखवाली करता है। खेत पर बैठे बैठे हल्कू के मन में कई विचार उठते हैं। व्याख्या है इसकी। यह छोटी सी युक्ति किसान के जीवन की विडंबना को पूरी तरह से व्यक्त करती है। किसान और मजदूर रात दिन परिश्रम करते हैं, उनकी मेहनत से समाज की ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन अपनी मेहनत का वह लाभ नहीं उठा पाता। जो कुछ भी हासिल करता है वह कर्ज चुकाने में निकल जाता है। महाजन गरीबों की मेहनत से कमाई लूटते हैं, उनके रुपये का ब्याज बढ़ता रहता है और किसान कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता। इस प्रकार वह गरीबी और अभावों में ही फंसा रहता है, जबकि उनकी मेहनत की कमाई को लूटने वाले जो किसी तरह मेहनत भी नहीं करते, मौज मस्ती से ज़िंदगी गुजारते हैं। विशेष है इसका। यह छोटी सी उक्ति हमारे समाज के मुख्य अंतर्विरोध को बहुत ही तख्ती से व्यक्त करती है। प्रेमचंद ने इतनी महत्वपूर्ण बात को बहुत ही सहज रूप से प्रस्तुत किया है। यह उनकी लेखकीय क्षमता का प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न आप करके आएंगे और कल बाकी के प्रश्नों का उत्तर हम इसी तरह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।